साहब गाड़ी रोको। आगे मौत खड़ी है। उस बच्चे की कांपती आवाज सुनकर इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। अमावस की वो काली रात थी और आसमान से आग बरसने जैसी बिजली खड़क रही थी। भारी बारिश ने विंड सील के पार कुछ भी देख पाना लगभग नामुमकिन कर दिया था। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर अपनी सरकारी जीप की हेडलाइट की रोशनी से बड़ी मुश्किल से रास्ता देख पा रहे थे। यह नेशनल हाईवे 27 का वो सुनसान इलाका था जिसे स्थानीय लोग मौत का गलियारा कहते थे। यहाँ ना कोई ढाबा था, ना कोई पेट्रोल पंप, बस मीलों तक फैला घना जंगल और सन्नाटा। विक्रम एक सख्त पुलिस अफसर थे जिन्हें डर शब्द का मतलब नहीं पता था, लेकिन आज रात हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। वाइपर की चरमराती आवाज के बीच अचानक उनकी नजर सड़क के किनारे लगे एक पुराने मील के पत्थर पर पड़ी। वहां उस मूसलाधार बारिश में एक छोटा सा इंसानी साया खड़ा था। विक्रम ने अपनी आंखों को सिकोड़ा। इतनी रात को इस भयानक तूफान में जंगल के बीचों बीच कोई बच्चा क्या कर रहा है? उन्होंने जीप की रफ्तार धीमी की। जैसे ही गाड़ी करीब पहुंची, रोशनी उस आकृति पर पड़ी। वह करीब 11 या 12 साल का लड़का था। उसके कपड़े कीचड़ और तेल से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और शरीर ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डराने वाली थी वो थी उसके हाथ में मौजूद एक लाल कपड़ा जिसे वह पागलों की तरह लहरा रहा था। विक्रम ने ब्रेक लगाया। गाड़ी के टायर गीली सड़क के फिसलते हुए रुके। विक्रम ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर पर हाथ रखा। सावधानी बरतना उसकी आदत थी। और शीशा नीचे किया। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर सुई की तरह भींगी। ए लड़के, क्या कर रहा है यहाँ सामने से? विक्रम ने कड़क आवाज में पूछा। लड़का गाड़ी के पास आया। उसकी आंखों में दहशत साफ दिख रही थी। वो हाफ रहा था जैसे मीलों दौड़ कर आया हो। उसने बोनट पर हाथ रखा और चिल्लाया। उसकी आवाज तूफान के शोर में दब रही थी। साहब आगे मत जाओ, पुल पुल काट दिया है उन्होंने। विक्रम के माथे पर लकीरें उभर आई। कौन सा पुल और कौन है वो? लड़का खिड़की के एकदम पास आ गया। उसकी गंदी उंगलियों ने शीशे के किनारे को कसकर पकड़ लिया। काली जैकेट वाले वो जंगल में छिपे हैं। उन्होंने पुराने लोहे के पुल के नट बोल्ट खोल दिए हैं। वैसे ही आपकी गाड़ी उस पर चढ़ेगी, पुल गिर जाएगा और फिर वो आपको लूट लेंगे। प्लीज साहब गाड़ी घुमा लो। विक्रम सन्न रह गए। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, यह एक सुनियोजित साजिश का खुलासा था। उन्होंने तुरंत गाड़ी का इंजन बंद कर दिया और लड़के को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में झूठ नहीं था, बल्कि एक ऐसी खौफनाक सच्चाई थी जिसे उसने अपनी नन्ही आंखों से देखा था। विक्रम ने दरवाजा खोला और लड़के को अंदर खींच लिया। अंदर आ जल्दी। लड़का पिछली सीट पर दुबक गया। एसी की हवा ने उसे नहीं, हवा से नहीं बल्कि डर के उसके दांत किटकिटा रहे थे। कट 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 कट। विक्रम ने अपनी पानी की बोतल उसे दी। तेरा नाम क्या है और तुझे यह सब कैसे पता? लड़के ने पानी का एक घूंट भरा और फिर खिड़की के बाहर उस घने अंधेरे जंगल की ओर देखा, जैसे उसे डर होगी कोई वहां से उसे देख रहा है। मेरा नाम छोटू है साहब, मैं उनके लिए खाना बनाता हूँ। वो लोग मुझे 2 महीने पहले बस स्टैंड से उठा लाए थे। वो लुटेरे हैं साहब। आज उनकी योजना बड़ी है। उन्हें पता था कि आज रात इस रास्ते से पुलिस की एक वैन कैश लेकर जाने वाली है, लेकिन आप पहले आ गए। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। कैश वैन? विक्रम को याद आया कि आज रात ही जिला मुख्यालय से 50 करोड़ रुपए कैश दूसरे शहर शिफ्ट होने वाला है, लेकिन उनकी जीप तो बस पेट्रोलिंग पर थी। लुटेरों का निशाना वो वैन थी, लेकिन शिकार विक्रम बनने वाले थे। इससे पहले कि विक्रम वायरलेस पर कंट्रोल रूम को सूचित कर पाते, जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक गोली की आवाज गूंजी। धाए! गोली जीप के पिछले शीशे को तोड़ती हुई निकल गई। छोटू चीख पड़ा और सीट के नीचे छिप गया। सिर नीचे रख, विक्रम चिल्लाया और तुरंत डैशबोर्ड से नीचे इसे अपना वॉकी टॉकी निकालने की कोशिश की, लेकिन दूसरी गोली सीधे डैशबोर्ड पर लगी और वायरलेस सेट चिंगारी फेंकते हुए बेकार हो गया। अब वो फंस चुके थे। बाहर अंधेरा, मूसलाधार बारिश, अनजान दुश्मन और साथ में एक मासूम बच्चा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मुसीबत में किसी की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। विक्रम ने रिवॉल्वर निकाली और छोटू की तरफ मुड़े। सुन, डरना मत। जब मैं कहूं तो गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे झाड़ियों में कूद जाना, समझ गया? छोटू ने ना में सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं साहब, वो बहुत सारे हैं। उनके पास बड़ी बंदूकें हैं। अगर हम बाहर निकले तो हमें मार डालेंगे। मुझे एक रास्ता पता है। विक्रम हैरान थे। कैसा रास्ता? वो पुल के नीचे एक पुराना नाला है। बारिश की वजह से वो भर गया होगा, लेकिन उसके किनारे एक गुफा है जहां वो अपना सामान छिपाते हैं। अभी वो सब सड़क पर आ रहे होंगे आपको मारने के लिए। अगर हम पीछे के रास्ते से जंगल में घुस जाएं तो उस गुफा के पास से होते हुए पुरानी चौकी तक पहुंच सकते हैं। विक्रम के पास सोचने का वक्त नहीं था। जीप पर गोलियों की बौछार शुरू हो चुकी थी। लुटेरे समझ गए थे कि उनका शिकार अभी जिंदा है। विक्रम ने एक गहरा सांस लिया। एक 12 साल के बच्चे पर भरोसा करना जोखिम भरा था, लेकिन वही एकमात्र उम्मीद भी थी। ठीक है, जैसा तू कहेगा वैसा करेंगे, लेकिन मेरा हाथ मत छोड़ना। विक्रम और छोटू जीप के दूसरी तरफ से रेंगते हुए बाहर निकले और घनी झाड़ियों में गायब हो गए। कीचड़ और कांटों से भरी जमीन पर चलना मुश्किल था। बारिश इतनी तेज थी कि एक हाथ की दूरी पर खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। छोटू ने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और वह अंधेरे में भी ऐसे चल रहा था जैसे उसे जंगल का कोना कोना याद हो।
काफी देर चलने के बाद वे एक चट्टान के नीचे रुके। विक्रम का शरीर गीला और ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उनका ध्यान छोटू पर था। वह बच्चा जो कुछ देर पहले कांप रहा था अब एक अजीब ही किसी हिम्मत दिखा रहा था। तूने भागने की कोशिश क्यों नहीं की पहले? विक्रम ने धीमे आवाज में पूछा। छोटी ने अपनी मैली शर्ट से चेहरा पोंछा। कोशिश की थी साहब, एक बार भागा था, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था और मेरे दोस्त राजू को। छोटी की आवाज भर्रा गई। उन्होंने राजू को मार दिया, मुझसे कहा कि अगर फिर भागा तो तुझे भी मार देंगे। लेकिन आज जब मैंने देखा कि वो पुल काट रहे हैं और कोई मरने वाला है तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं नहीं चाहता था कि किसी और के घर वाले रोए। विक्रम का गला रूंध गया। यह छोटा सा बच्चा जो खुद नरक जैसी जिंदगी जी रहा था, अपनी जान की बाजी लगाकर एक अनजान पुलिस वाले को बचाने आया था। विक्रम ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज के बाद तुझे कोई नहीं डराएगा, यह मेरा वादा है। तभी ऊपर पहाड़ी से आवाजें आनी शुरू हो गई। टॉर्च की रोशनियां जंगल को चीर रही थी। वो पुलिस वाला कहाँ गया? ढूंढो उसे, वो बच्चा भी उसके साथ ही होगा। आज कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक भारी और क्रूर आवाज गूंजी। यह गिरोह का सरगना मंगल सिंह था। छोटू डर के मारे विक्रम से चिपक गया। वो आ गए साहब। विक्रम ने अपनी रिवॉल्वर को गोलियां चेक की। कचकच। सिर्फ 4 गोलियां बची थी और दुश्मन कम से कम 10। मुकाबला आत्महत्या होगी, उन्हें दिमाग से काम लेना था। छोटू विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा, तूने कहा था कि वो गुफा में अपना सामान छिपाते हैं, क्या वहां कोई विस्फोटक या पेट्रोल है? छोटू की आंखों में चमक आ गई। हाँ साहब, वो गाड़ियों से चुराया हुआ डीजल वहां ड्रमों में रखते हैं। विक्रम ने चेहरे पर एक सख्त मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया, अब देख हम क्या करते हैं। वे दोनों दबे पांव गुफा की ओर बढ़े। गुफा का मुहाना झाड़ियों से ढका हुआ था। अंदर डीजल की तीखी गंध आ रही थी। विक्रम ने देखा कि वहां बड़े बड़े नीले ड्रम रखे थे और कुछ हथियार भी पड़े थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते गुफा के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। 2 लुटेरे टार्च लेकर गुफा की तरफ ही आ रहे थे। अंदर देख, शायद वहां छुपा हो, एक ने कहा। विक्रम ने छोटू को एक बड़े ड्रम के पीछे छिपा दिया और खुद अंधेरे कोने में दीवार में हट गए। जैसे ही पहला लुटेरा अंदर घुसा, विक्रम ने बिजली की रफ्तार से उस पर झपट्टा मारा और उसकी बंदूक की नाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। दूसरे लुटेरे ने गोली चलानी चाहिए, लेकिन विक्रम ने पलटकर एक सटीक किक उसके हाथ पर मारी। टॉर्च गिर गई और गुफा में अंधेरा छा गया। हाथापाई की आवाज सुनकर बाहर से और भी लुटेरे दौड़े चले आए। मंगल सिंह की आवाज गूंजी, घेर लो गुफा को, भून डालो सबको। विक्रम ने जमीन पर गिरे लुटेरे की राइफल उठा ली। उन्होंने छोटू की तरफ देखा। छोटू, वो कोना देख रहा है? वहां से एक छोटा रास्ता ऊपर जाता है। तू निकल जा, मैं इन्हें रोकता हूँ। लेकिन छोटू अपनी जगह से नहीं हिला। उसके पास पड़ा एक लाइटर उठाया जो शायद लुटेरे बीड़ी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। नहीं साहब, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, साथ आए हैं साथ जाएंगे। छोटू ने वो किया जिसकी उम्मीद विक्रम को भी नहीं थी। उसने एक डीजल के ड्रम का ढक्कन खोल दिया और उसे लुढ़का दिया। तेजी से गुफा के फर्श पर और बाहर की ढलान की तरफ बहने लगा। साहब भागो, छोटू चिल्लाया और लाइटर जलाकर तेल पर फेंक दिया। एक तेज भड़ाक के साथ आग की लपटें उठी। डीजल ने पल भर में आग पकड़ ली। आग की नदी गुफा से बाहर बहती हुई उन लुटेरों की तरफ बढ़ी जो बाहर खड़े थे। जंगल में अफरा तफरी मच गई। लुटेरे अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागे। ने गुफा के मुहाने को एक दीवार की तरह बंद कर दिया था। चल अब। विक्रम ने छोटू का हाथ पकड़ा और गुफा के पिछले संकरे रास्ते से ऊपर की ओर दौड़े। पीछे से बारूद और ड्रमों में फटने की जोरदार आवाजें आ रही थी। पूरा गिरोह अपनी ही मांद में लगी आग और धमाकों में उलझ गया था। वे दोनों भागते रहे जब तक कि वो मुख्य सड़क के दूसरे छोर पर नहीं पहुंच गए। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। दूर से पुलिस की सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। शायद धमाकों की आवाज या विक्रम की जीप से संपर्क टूटने की वजह से हेडक्वार्टर के फोर्स भेजती थी। जब पुलिस की गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि एक भींगा हुआ पुलिस इंस्पेक्टर और एक कीचड़ में सना बच्चा सड़क किनारे बैठे हाँप रहे थे। एसपी खुद गाड़ी से उतरे। विक्रम, तुम ठीक हो? क्या हुआ था वहां? विक्रम ने खड़े होकर सैल्यूट किया, लेकिन उसकी नजरें छोटू पर टिकी थी। सर, मैं ठीक हूं, लेकिन आज अगर यह बच्चा नहीं होता तो मैं ना बचता, और न ही वो 50 करोड़ की कैश वैन। इसने अपनी जान पर खेलकर हम सबको बचाया है। एसपी ने छोटू को देखा जो अब सहम कर विक्रम के पीछे छिप रहा था। पुलिस की वर्दी देखकर उसे अपना पुराना डर याद आ रहा था, लेकिन विक्रम ने घुटनों के बल बैठकर छोटू के दोनों कंधे पकड़े। डर मत शेर, ये पुलिस तुझे पकड़ने नहीं तुझे सलाम करने आई है। उस रात मंगल सिंह और उसका पूरा गिरोह पकड़ा गया। घायल अवस्था में वे जंगल से रेंगते हुए बाहर निकले, जहाँ पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। गुफा से भारी मात्रा से लूटा गया सामान और हथियार बरामद हुए। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस तूफानी रात के बाद छोटू की जिंदगी में क्या बदला, यह जानना सबसे जरूरी है। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां दिल को छू जाती हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तूफान शांत हो चुका था। पुलिस स्टेशन में कागजी कार्यवाही चल रही थी। समाज कल्याण विभाग के लोग छोटू को ले जाने के लिए आए थे।
उसे किसी अनाथालय में भेजा जाना था। छोटू एक कोने में बेंच पर बैठा अपने पैर को देख रहा था। उसे लगा कि उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई। फिर वही चार दीवारें, फिर वही अकेलापन। तभी उसे जूतों की एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसने सिर उठाया। सामने विक्रम साहब खड़े थे, लेकिन आज वो वर्दी में नहीं बल्कि सादे कपड़ों में थे। उनके हाथ में कोई कागजात थे। कहाँ जाने की तैयारी है उस्ताद? विक्रम ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो लोग मुझे बड़े घर अनाथालय ले जा रहे हैं साहब, छोटू ने धीमी आवाज में कहा। विक्रम ने वो कागजात उस अधिकारी के सामने रख दिए जो छोटू को लेने आया था। यह लीजिए, गोद लेने की अर्जी और मेरी तरफ से एफिडेविट। अब से छोटू अनाथालय नहीं, मेरे घर जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। छोटू की आंखें फटी की फटी रह गई। साहब आप? विक्रम छोटू के पास बैठे। उनकी आंखों में एक पिता का स्नेह था। मेरी पत्नी और मैंने हमेशा एक बेटा चाहा था। कल रात तूने मुझे मौत के मुंह से खींचा है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, लेकिन आज तक तेरे लिए मैं हूं। क्या तू मेरे साथ मेरे घर चलेगा, मेरा बेटा बनकर? छोटू, जिसने पिछले कई सालों में सिर्फ गालियां और मार खाई थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे बेटा कह रहा है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस दौड़कर विक्रम के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, ठीक वैसे ही जैसे एक बाप अपने खोए हुए बच्चे को थामता है। उस दिन पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी जीप में जब छोटू बैठा तो वह अब डरा हुआ छोटू नहीं था। वह सूर्यभान राठौर था, एक बहादुर पिता का बहादुर बेटा। निष्कर्ष, मोरल। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत की कोई उम्र या हैसियत नहीं होती। कीचड़ में सना एक अनाथ बच्चा भी कभी किसी का जान बचाने वाला फरिश्ता बन सकता है। और कभी कभी खून के रिश्ते से बड़े दिल के रिश्ते होते हैं। अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह घूमकर आपके पास वापस जरूर आती है, कई गुना होकर। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी नमी ला दी है तो कमेंट में जय हिंद या रिस्पेक्ट जरूर लिखें। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।